नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th का साइंस का नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉट मेट नॉन मेटल्स एंड धातु अधातु। इस चैप्टर में हम थोड़ी सी मैं आपको बता दूं किस किस चीजों की हम बात करेंगे, कैसे इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा, इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं केवल एक परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें। चैप्टर का नाम तो आपका रहेगा धातु एवं अधातु। चैप्टर का क्या नाम है? धातु एवं अधातु। धातु अधातु को कैसे इसको पढ़ा जाएगा, उसके लिए हम सबसे पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु किसे कहते हैं, क्या गुणधर्म इसके होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं में हम देखेंगे इनके भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण, यानी कि कठोरता के बारे में देखेंगे, तन्यता के बारे में देखेंगे, चालकता देखेंगे, उष्मा की चालक होती है यानी कि जो भौतिक गुणधर्म है उन चीजों को देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म और धातु को पढ़ने के साथ साथ ही हम इनमें एक और टॉपिक जोड़ेंगे, धातुओं के उपयोग, यानी कि धातु ये कहाँ उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है। भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो धातु है, ये धातुएं किन किन से अभिक्रिया करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, कैसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो फटाफट से आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और धातु के बाद में अगला टॉपिक आपका आएगा अधातु। सेम टू सेम पैटर्न चलेगा इसका भी। अधातु। धातु के बाद में क्या आएगा? अधातु। अधातु में वही अधातु की परिभाषा, फिर अधातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इनकी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी सारी रिएक्शन हम इसमें देखेंगे। इसी के बाद में आपके अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा इन दोनों से हटके, जो रहेगा आपके धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण का अर्थ है कि आप खदानों से धातुओं को किस प्रकार से निकालते हो, कौन कौन से अयस्क किसके प्राप्त होंगे, अयस्कों से कैसे धातुओं को अलग करेंगे, सारी प्रक्रिया हम इसे इस चैप्टर में देखेंगे। और देखिए, शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। तो सबसे पहले इसे देखिए आप। इसमें आपको दिया है कि वर्तमान में टोटल जो 118 तत्व है, वर्तमान में हमारे पास कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व हमारे पास उपस्थित हैं। इनमें से 90 से अधिक धातुएं हैं। धातु कितनी है? 90 प्लस तो आपके धातु है। 118 में से आपके 90 प्लस धातु है और 22 आपके क्या है? अधातु है। और जो बाकी और बचती है उसमें से कुछ क्या है? उपधातु, यानी कि ऐसी धातु है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म मिलते हैं। क्या कहलाती है वो? उपधातु कहलाती है। यानी कि क्या देखा अपन ने कि 118 तत्व है, 118 में से 90 प्लस धातु है और लगभग 22 के आसपास आपकी क्या है? अधातु है। और जो शेष है उपधातु। सबसे पहले हम बात करें धातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं। और अगर आपको इसको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अनुसार आप कैसे भी इसको नोट कर लें और समझे मेरे साथ में। पहले धातु के बारे में देखें तो सबसे पहला चीज आता है इसकी कठोरता। क्या आती है? कठोरता, यानी कि पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धे, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। आइए इनका अर्थ समझें। कठोरता के बारे में हम देखेंगे कि आपके जो धातु है कितनी प्रबल कठोर होती है, इससे चाकू से काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, ठोस में होती है या द्रव में होती है। तो हम बात कर रहे हैं धातुएं बिल्कुल क्या होती है? कठोर होती है। चमकीली, यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर इसके ऊपर डाला जाता है तो सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन इनसे होता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धे का मतलब होता है कि धातुओं को पीटने पर बढ़ना। आपने देखा होगा कि जितनी भी चादर बनाई जाती है स्टील की, वो सारी इसी गुण पे आधारित होती है। उनको पीटा जाता है, पीटने पर धीरे धीरे उनमें पतलापन आता है और चादरों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बात करें तन्य की, धातुओं को हम खींच करके तार के समान लंबा कर सकते हैं।
तो ये आपके तन्यता का गुणधर्म उसमें होता है। ध्वनिक होती है, एक धातु दूसरी धातु से अगर टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है। और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। देखिए ऊष्मा और विद्युत की सुचालक का मतलब क्या है कि आपको मैं, जैसे घर में सभी ने देखा होगा कि एक, मान लो ये चम्मच है, क्या है ये? चम्मच। अगर इसे इस साइड से मैं गर्म करता हूं, क्या करता हूं, इसको गर्म करता हूं, क्या करेंगे? गर्म। एक सिरे को, इसके एक सिरे को गर्म करेंगे। जैसे हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह धीरे 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 आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता हुआ इस सिरे तक पहुंच जाएगा, यानी ये सिरा भी आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। यानी कि अपन ने धातु के एक सिरे को गर्म किया था और वो दूसरा सिरा वापस इसका गर्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ऊष्मा का संचार होता है, ऊष्मा का चालन करता है। ऊष्मा इसके उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गतिमान होती है, यानी ऊष्मा की सुचालक होती है। आपने देखा होगा, घर पे आप चाय वगैरह बनाते हो तो चाय वगैरह बनाने पर इसमें आपको भगोना वगैरह सब गर्म मिलते हैं, कढ़ाई गर्म मिलती है, जबकि ज्वाला कहाँ लगती है? उसके पेंदे में लगती है। और विद्युत की सुचालक, करंट आता है। जितने भी आपके वायर से सब धातु के बने होते हैं, कॉपर वायर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, है ना, इस प्रकार के। तो हमने क्या देखा, धातुओं में अगर ये गुणधर्म मिलते हैं, यानी कठोरता होती है, चमकीली होती है, आघात वर्दी होती है, तन्य होती है, ध्वनिक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तो आपके ये धातु कहलाती है। जैसे धातुओं के कुछ एग्जाम्पल, सोडियम, क्या है? सोडियम धातु है। पोटेशियम, पोटेशियम को किससे बताते हैं, कैसे बताते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपकी धातु है। कुछ धातुओं के बारे में हम इसके पहले वाले 2 चैप्टरों में काफी विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। लोहा भी आपकी क्या है? धातु है। लोहा क्या है? आपकी धातु। इसको क्या बोला जाता है? आयरन। एल्यूमिनियम, और ये आपका कैल्शियम है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम। इसको थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है, क्या है? कैल्शियम है। और बेरियम, ये सब क्या आपकी धातुएं हैं। फिर देखते हैं हम धातुओं के उपयोग। तो साफ सभी जानते हो धातु कहाँ कहाँ काम आती है, आपने देखा होगा। धातुओं का उपयोग इमारत बनाने में किया जाता है, रेल की पटरियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज, समुद्री जहाज और गाड़ियों के निर्माण, घर के उपयोग में आने वाली विभिन्न खिड़की, दरवाजे आदि में आपके इनका उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में धातु का उपयोग किया जाता है। सोने चांदी के आपने आभूषण देखे होंगे, सोना और चांदी भी क्या है? धातु है। पढ़े तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, कितने तत्व उपस्थित है पृथ्वी पर? 118। 90 प्लस आपके धातुएं, लगभग 22 अधातुएं हैं। और इसके अलावा धातु की परिभाषा क्या है? जो धातुएं कठोर होती है, मतलब पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्दी होते हैं, तन्यता पाई जाती है, ध्वनिक होते हैं। इसके अलावा इसमें ऊर्जा, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट देखिए, अधातु। अधातु यानी कि जिनमें धातुओं के गुणधर्म नहीं मिलते हैं, यानी जिनमें धातुओं के गुणधर्म मिलेंगे वो तो धातु, और जिसमें नहीं मिलेंगे वो अधातु, यानी कि जिसमें कठोरता नहीं होगी, चमकीली नहीं होगी, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होगी, ये सब क्या आपकी अधातु है। तो यहाँ लिखा है, जो पदार्थ बिल्कुल नरम, मलिन का मतलब होते हैं गंदे, कैसे होते हैं? गंदे। भंगुर प्रकृति, मिट्टी की तरह, जैसे उसको ज्यादा दबाव डाला जाए तो वो एकदम बिखर जाए, है ना, लड्डू की तरह, भंगुर। ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? कुचालक होती है। और जो ध्वनिक नहीं होते हैं, अब कभी कभार क्या होता है, बच्चों के मन में आता है कि यार सर बोल रहे हैं कि ध्वनिक नहीं होती है, लेकिन हम लकड़ी को कई बार एक दूसरे को मारते तो आवाज आती सटासट। तो देखो, धातुओं की ध्वनि बिल्कुल अलग। आपने सुना होगा, देखा होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज कैसी आती है? बिल्कुल अलग आती है। और आप घर पे डंडे मारते हो, डंडे की अलग आती है। लोहे के डंडे से पीटोगे किसी धातु को तो वो आवाज करेगी टन की। एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, कैसी आवाज आती है? टन की आवाज आती है ना। तो अपन ने क्या देखा, जो नरम होती है, मलिन होती है, भंगुर, ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? कुछ अलग होती है, अधातु कहलाती है। उसके बाद में कुछ अधातुओं के अपन ने एग्जाम्पल देखे। तो एग्जाम्पल में देखो, अपन बात कर रहे थे धातु के लिए, मैंने आपको बताया था कि धातु के लिए आपको क्या करना है, हाँ, अपन ने इसमें एग्जाम्पल में देखे। तो एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात बता दूं कि धातु और अधातु में क्या फर्क है। धातु,
जितनी भी धातुएं होती है लगभग लगभग सब, कुछ अपवादों को छोड़ करके सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस। और अधातु जो है आपको द्रव अवस्था में मिलेगी और गैसीय अवस्था में मिल सकती है। तो ध्यान रहेगा, धातुएं आपको ठोस अवस्था में और आपकी अधातु द्रव या गैसीय अवस्था में मिलती है। ज्यादातर कंपैरिजन तुलना इसमें की जाती है। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या है? आपके एक प्रकार की गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार की गैस है। नाइट्रोजन क्या है? आपके एक प्रकार की गैस है। सल्फर है ना, ये गैस है। और फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन आपके ठोस अवस्था में पाई जाती है। हम कह रहे अपवाद है, कुछ अपवादों को छोड़कर देखा जाए तो सब क्या है? आपके अधातु है। ये अपवाद स्वरूप आयोडीन, आयोडीन ये पाई जाती है आपके ठोस अवस्था में। आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। फिर हम बात कर रहे थे कुछ अलग से, कुछ आगे आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि कुछ धातु ऐसी भी होती है अधातु होते हुए भी आपके विद्युत का चालन करती है, जैसे ग्रेफाइट जो कार्बन है, कार्बन का अपरूप हीरा ग्रेफाइट और फुल रिंग, उसमें से ग्रेफाइट आपके विद्युत का क्या करती है? चालन। अधातु के उपयोग, अधातु में देखा आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, यानी कि जीवित रहने के लिए प्राणवायु के रूप में। किसके रूप में इसका उपयोग? प्राणवायु के रूप में, प्राणवायु के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग आपने देखा होगा, जितने भी खाद उर्वरक होते हैं इन सभी में, उर्वरकों में इसका उपयोग किया जाता है। पौधे की वृद्धि में सहायक होती है कौन? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा। किसका नाम? ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर जो एक दवा है, ये होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। इसका जो विलयन होता है एंटीबायोटिक के रूप में अपने घाव पे डाला जाता है, साफ सफाई करने के रूप में। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलो ले लिया, नेक्स्ट देखें। हाँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत सारी बार पूछा गया है कि धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको धातु अधातु में किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करना है, तो मैं आपको साइंस में एक सुझाव देता हूं कि जब भी अंतर की बात आए, धातु में हो, अधातु में हो, या किसी का भी अंतर हो, जैसे मान लो आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि परिवर्तन के बारे में, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, जो भी चीजें आए अंतर वाली, उसका फॉर्मेट आपको इस प्रकार से बनाना है कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से कॉलम खींचना है। और यहाँ पे जिन दो मैटर के बारे में, यानी यहाँ पे इसमें दिया था कि धातु, और इस तरफ क्या दिया था उसने? अधातु। इनमें अंतर स्पष्ट करना था। अंतर के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया आप अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, धातुएं अपन ने देखा सबसे पहले कि धातुएं जो रहती है वो कमरे के ताप पर लगभग लगभग सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने अभी बताया था कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ धातुएं और भी होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिए, धातुएं वैसे ठोस होती है, लेकिन एक धातु है कौन सी वाली? मरकरी। मरकरी, इसका प्रतीक होता है Hg। मरकरी जो धातु है इसे अपन बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। पारा धातु एक कक्ष के ताप पर, बाकी सभी धातु कक्ष के ताप पर ठोस रूप में रहती है, और मरकरी आपके द्रव रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? जल के रूप में, पारा। फिर बात करते हैं अपन, धातु ये ठोस होती है तो अधातु क्या होती है? अधातु ये आपके द्रव, और अधिकांश धातु द्रव और गैस, अधातु गैस के रूप में पाए जाते, द्रव के रूप में पाए। लेकिन कुछ धातु जैसे ब्रोमीन आपके तरल अधातु है। ब्रोमीन के लिए आप ध्यान रखिए, ब्रोमीन क्या है? जलीय रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? जल के रूप में। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अधातु जो होती है वो द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक धातु है जिसका नाम अभी मैंने बताया था, आयोडीन। आयोडीन कौन सी धातु है? अधातु। कौन सी? आयोडीन। आयोडीन जो अधातु है, ये अधातु आपके ठोस रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में। तो ध्यान रखें इसका, कुछ अपवाद ज्यादातर पूछे जाएंगे।
फिर तन्यता की बात करें तो अपन ने देखा है कि सभी धातुएं जो होती है वो तन्य होती है और इसके अलावा आघात वर्तनीय होती है, यानी कि इनको पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है। और तन्य के लिए अगर हम बात करें तो आपके सबसे ज्यादा तन्य है आपका सोना। कौन है? सोना। सोने को यानी कि आपका जो 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने को आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हो। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर तक। इतना तन्य होता है सोना। अधातु ये तन्य और आघात वर्ती नहीं होती है। पानी को कैसे खींचेंगे, गैस को कैसे खींचेंगे? तो और ध्वनिक की बात करें, इनमें ध्वनिकता और चमक के गुण होते हैं, यानी कि चमक के लिए बात करें हम तो प्रकाश इस पे डाला जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है सभी धातु में लगभग। अधातु ये ध्वनिक नहीं होती है, चमकहीन होती है, यानी कि मलिन होती है, गंदी गंदी सी। सामान्यतः उच्च घनत्व वाली धातु में सामान्यतः क्या उच्च घनत्व होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत खतरनाक धातुएं। ऐसी धातुएं के यदि इन्हें हम खुला छोड़ दें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुएं तुरंत आग पकड़ लेती है। बहुत क्रियाशील धातु, इसलिए इन्हें इस क्रियाशीलता से बचाने के लिए केरोसिन में या फिर एक बंद पात्र में रखा जाता, वायुरोधी पात्र में रखा जाता है। और इनका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय और उभयधर्मी होता है। मैंने आपको बताया था ऑक्साइडों के बारे में इसके पहले वाली क्लास में, तो आपको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। बात करें अपन एक तो धातु ऑक्साइड और एक और आता आपके अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड और इनके बाद इनकी प्रकृति की बात करें कि ये अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, तो आपको मैंने बताया था अधातु आपके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, अम्लीय प्रकृति के, और धातु ऑक्साइड आपके कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय गुण होते हैं इसमें। कौन से गुण होते हैं? क्षारीय गुण। तो इनमें देखा है आपका जो यह है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड आपके कौन सी प्रकृति का रहेगा? ये रहेगा क्षारीय। कौन सी प्रकृति का रहेगा? क्षारीय, है ना। और अधातु ऑक्साइड ऐसे का ए का मिलान किससे करोगे? ए धातु में जो ए आ रहा है इस ए का मिलान आप किससे करोगे? ऐसे अधातु, और अधातु का जो ऑक्साइड है वो F4 क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। ये याद रखने की छोटी मोटी ट्रिक है, ठीक है। फिर धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस देती है, यानी कि इसके पहले अपन ने पढ़ा कि धातु का एक गुण होता है कि धातु जितनी भी होती है ये अम्ल से या एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु ऑक्साइड तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। और धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं, यानी जितने भी धातु ऑक्साइड, जैसे मान लो आप जिंक ऑक्साइड की बात करो, आयनिक होते हैं, यानी कि अगर इसको जलीय विलयन में डाला जाए तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। और अधातु ऑक्साइड से संयोजित हैं, पूर्ण रूप से इनका विभाजन नहीं होता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ले लो। इसके आगे नेक्स्ट देखो, बात करें हम धातुओं के भौतिक गुण। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं धातुएं और अधातुएं क्या होती है, धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, अधातु के कौन कौन से गुण होते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो मैं एक बार और आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि देखिए हमने अभी बात की एक तो धातु की, किसकी बात की? धातु की। तो धातु में कौन कौन से गुण है आप सभी को याद रखना है। एक तो इसका कठोरता, फिर चालकता, तन्यता, तन्यता के बाद में आघात वृद्धि, यानी कि पीटने पर बढ़ना। इसके बाद में एक और ये तन्य हो गया, आघात वृद्धि हो गया, एक और आता आपके ध्वनि। इनके माध्यम से आप इनमें अंतर ऐसे भी स्पष्ट करते हो। सभी धातुएं लगभग लगभग क्या होती है? कठोर होती है, बिल्कुल। लेकिन अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिनको आप चाकू की सहायता से काट सकते हो। चालकता की बात करें तो चालकता में आपके एक तो होती है उष्मा की चालक, यानी सभी धातुएं उष्मा का क्या करती है? चालन करती है। और एक होती है विद्युत का चालन, विद्युत, ठीक है। तो विद्युत के अब सर्वाधिक विद्युत की जो चालक होती है, सर्वाधिक कौन सी? सर्वाधिक विद्युत का चालन आपके करती है चांदी। कौन सी करती है? चांदी विद्युत की क्या है?
सर्वोत्तम चालक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो नेक्स्ट, तन्यता। तन्यता यानी कि ये गुण धातु में पाया जाता है कि इनको खींचने पर ये पलती है, लंबी की जा सकती, तार के रूप में बदल जाती है। और सबसे ज्यादा तन्य गुण पाया जाता है आपके सोने में। किसमें पाया जाता है? सोने में। ठीक है। आघात वर्धे यानी कि पीटने पर बढ़ना, इसका अर्थ क्या है? पीटने पर बढ़ना यानी कि आप जैसे जैसे धातु को पीटोगे तो वो लंबी होती जाएगी, चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आघात वर्धे ध्वनिक, इस गुणधर्म का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हो? मंदिरों की घंटियों में, मंदिरों में करते हो। आपके साइकिल की घंटी अब नहीं सुनाई देती है, लेकिन पहले सुनाई देती थी। साइकिल की घंटी, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और अवस्था के बारे में बात करें, एक और आपके होता है अवस्था। अवस्था के बारे में बात करें तो लगभग लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ अपवाद है जो आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे, यानी कि मरकरी। कौन है? मरकरी। मरकरी और इसे क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं इसे? पारा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिए, हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि धातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से। तो आपको भौतिक गुणधर्म में बिल्कुल स्पष्ट ये याद रखना है कि उनकी भौतिक स्थिति क्या होती है। तो मैंने बताया धातु की भौतिक स्थिति क्या होती है? बिल्कुल ठोस होती है। यानी धातु सामान्यतः ठोस तथा कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है ना। धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। अपवाद में आपको लिखा है यहाँ पे, अपवाद की जिसकी मैं बात कर रहा था कि ठोस होती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। मरकरी क्या होती है? आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैलियम, सीजियम, बिल्कुल ध्यान रखें, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अभी हम बात कर रहे थे धातुओं का गलनांक, यानी कि इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके ये पिघलने लगेगी। लेकिन दो धातुएं गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, यानी कि हथेली पर रखने पर ये धातुएं पिघलने लग जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर हथेली पर जैसे रखोगे तो आपके द्रव के रूप में पिघल जाए। इनके गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं है, इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, मोम की तरह काट सकते हैं इसको। कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका घनत्व तथा गलनांक क्या होता है? कम होता है, तैरने लग जाती है। बात करें इसके सेकंड गुणधर्म की, भौतिक चमक के बारे में अपन देख चुके हैं कि जितनी धातुएं हैं, धातु में क्या पाई जाती है? चमक, यानी सतह चमकदार होती है। प्रकाश डालोगे तो प्रकाश का परावर्तन करेगी। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, यानी सभी धातुओं में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है, और इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का अर्थ मैंने अभी समझाया, धातु को पीटने पर बढ़ना। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म का इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी कि पीटने पर बढ़ना। वापस लिख देता हूं मैं, इसका अर्थ क्या होता है? पीटने पर बढ़ना, पीटने पर बढ़ना। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ती हैं। देखा ही होगा आपने, सोने के बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी के बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, सभी को पीट पीट कर बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जितना आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको पहले तपना होगा, चांदी की तरह तपना होगा, सोने की तरह तपना होगा, तब जाके आप एक अच्छी प्रकार का आभूषण बना सकते हो। यानी कि अगला है तन्यता। अगला नेक्स्ट तन्यता, यानी कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को, कितने ग्राम सोने को? 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हो। चालकता की बात करें तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और सिल्वर और कॉपर, सिल्वर का मतलब क्या है? चांदी, चांदी, और कॉपर अच्छे चालक होते हैं, यानी कि ज्यादातर आपके जितने भी करंट के वायर है सभी में कॉपर वायर का यूज किया जाता है। चांदी का भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अपवाद में देखो, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या है? कुचालक। बात कर रहे थे कुछ अपवाद पाए जाएंगे इसमें, अभी कह रहे हैं धातु सारी क्या विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन लेड
आपका लेड और दूसरा मरकरी Hg, ये क्या है, ऊष्मा के कुचालक है। नेक्स्ट, ध्वनिक। सामान्यतः धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनिक कहते हैं और सब में पाया जाता है। कांसा, पीतल, इनके ज्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है, मंदिरों की घंटियों में। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अधातु के भौतिक गुणधर्म, वही बात, सबसे पहले उसकी भौतिक अवस्था क्या है तो मैंने बताई है। सामान्यतः या तो ठोस या फिर गैस के रूप में होती है, द्रव के रूप में भी पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में मिलती है ना। अपवाद, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखना, अधातु और कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में कौन पाई जाएगी, ब्रोमीन, जलीय रूप में पाई जाती है। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आपने देखा होगा नमक तो चमकता है, क्योंकि नमक के साथ में एक अधातु होती है जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है, आयोडीन। और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है। ठीक है। आघात वर्धिता, यानी पीटने पर बढ़ना। अधातु ये आघात वर्धिनी नहीं होती है, अधातु ये भंगुर होती है, यानी उसके थोड़ा सा अगर दबाव डाला जाए तो टूट जाती है, इन्हें पीटने पर यह टूट जाती है। तन्यता, अधातु तन्य नहीं होती है। चालकता की बात करें, अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन यहां भी अपवाद है। कार्बन का अपरूप हीरा, कार्बन का अपरूप हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, करंट आता है इसमें, हीरे में। और कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप हीरा ऊष्मा का, बिल्कुल ऊष्मा की बात हो रही, ऊष्मा का सुचालक होता है, मैं विद्युत की बात कर रहा था। कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ध्यान रखना, अधातु में चालकता किस में होती है, ग्रेफाइट में होती है। और ऊष्मा की सुचालक कौन सी अधातु होती है, वो है हीरा। क्या होता है, हीरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अब धातु अधातु को हमने पढ़ लिया, तो क्या पढ़ा है उसको एक शॉर्टकट फॉर्म में आप देख लीजिए। अपन ने अभी पहला जो टॉपिक पढ़ा है, सबसे पहले देखिए क्या पढ़ा है अपन ने, धातु के बारे में सारे गुण पढ़ लिए, इसके अपवाद भी आपने पढ़ लिए, अपवाद आपको ध्यान रखना है। अधातु आपने पढ़ ली और अधातु के अपवाद आपने पढ़ लिए। अपवाद विशेषता आप ध्यान रखें, यानी कि कुछ चीजें उस गुण को वेरीफाई नहीं करती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अपवाद। उनकी पालना नहीं, जैसे अपन कह रहे हैं कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे भी होती है जिन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, द्रव अवस्था में होती है ना। तो ध्यान रखें इसका। और उसके बाद में हमने इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। और हम अब देखेंगे धातुओं के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म, यानी कि धातुएं, जितनी भी धातुएं वो अभिक्रिया किस प्रकार से करती हैं। तो किस किस से अभिक्रिया की बात होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे धातु का वायु में दहन, यानी कि धातुएं वायु में दहन कैसे, किस प्रकार से किया जाए, उनको कैसे जलाया जाता है। तो आपको ध्यान होगा धातु को कैसे जलाया जाता है, तो अपन ने देखा था कि जो धातु है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। वायु में दहन का मतलब है O2 से सहयोग करना, इसको O2 की उपस्थिति में इनको जलाना। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु ऑक्साइड, यानी कि जो धातु रहेगा उसी का ऑक्साइड बनेगा। जिंक के साथ में अभिक्रिया करी ऑक्सीजन ने, तो जिंक ऑक्साइड। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो आपके जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अगर यही मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है, यानी कि इसका दहन किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। जो भी आप धातु लोगे उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा। आपने आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, लोहा का ऑक्साइड से अभिक्रिया कराओगे तो फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो। तो संगत धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। पहली चीज ये ध्यान रखना, कैसे, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए अपन ने जब कॉपर, ये रहा कॉपर आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया, दहन करवाया, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, कॉपर ऑक्साइड। ये सेकंड अवस्था में पाया जाता है, सेकंड दर्शा दिया मैंने। फिर एल्यूमिनियम भी आपकी धातु है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से
योग किया यानी कि इसका दहन किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ लिखा है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। अगर आपके ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उस प्रक्रम को क्या बोलेंगे अपन? दहन। यानी कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। नेक्स्ट देखें, तो एग्जांपल याद रखें। क्या याद रखना आपको? कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट, हाँ, धातु ऑक्साइड के गुणधर्म अभी बताया था मैंने आपको। एक तो अधातु ऑक्साइड और एक धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड जो रहेंगे वो आपको क्षारीय प्रकृति में मिलेंगे। तो यहाँ भी लिखा है मैंने, सामान्यतः धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है? इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होने का तात्पर्य इनके अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्साइडों की प्रकृति अगर क्षारीय है तो ये अम्लों से, किससे? अम्लों से अभिक्रिया करके, आपने देखा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में, अम्ल प्लस क्षार दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? सही लिख देता हूं थोड़ा, लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। यानी कि ये ऑक्साइड जो है कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। अब जब क्षारों की अभिक्रिया आप अम्लों से कराओगे तो किसका निर्माण होगा? लवण और जल का। तो लेकिन यह एक अपवाद दे रखा है इसने कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये रहा आपका। एक और होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी धातु ऑक्साइड है वो सारे धातु ऑक्साइड आपको कौन सी प्रकृति में मिलेंगे? वो मिलेंगे क्षारीय प्रकृति। कौन सी में मिलेंगे? क्षारीय। लेकिन मैं इन दोनों की बात करूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये रहा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस कारण से इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। कौन सा? उभयधर्मी। क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड भी कहा जाता है इसे? उभयधर्मी। ध्यान रखें कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो आपको क्या बताना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड है। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, क्षार के साथ, इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। ध्यान देना इधर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही आपको HCl है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और साथ में क्या बनाएगा? जल, जो कि एक प्रकार का क्या है? लवण है। दूसरा, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ में, ये क्या है आपका? क्षार है, और ये क्या है? अम्ल है। क्षार के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट, किसका निर्माण करेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इसका निर्माण करेगा और साथ में क्या बनाएगा? जल। ठीक है, तो ध्यान रखना दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? अभी बताया मैंने आपको, ZnO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट चले आगे। हाँ, अभी हमने धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई और धातु ऑक्साइड का निर्माण किया। फिर जितने भी धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति देखी तो क्षारीय प्रकृति होती है। इसका अर्थ यह है कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे। और साथ में यह भी देखा कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति यानी दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। आगे देखें,
यहाँ लिखा है मैंने स्पष्ट रूप से, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ये कर लेना, जल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। या देखो, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, कि जितनी भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रियाशील का जो रहेगी, वो कैसे अभिक्रिया करेगी, कोई फास्ट करेगी, कोई धीमी गति से करेगी। तो दर्शाया है कि पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम ये आपकी Na और सोडियम दोनों धातुएं ऐसी धातुएं, अगर इन्हें वायु की उपस्थिति में अगर खुला खुला छोड़ दिया, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, यानी कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। यानी कि सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो इसके विपरीत सिल्वर और गोल्ड, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं, अच्छा नाम इसका चांदी सोना, चांदी सोना अत्यंत अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बहुत कम केस में अभिक्रिया करेगी, है ना। तो सबसे फास्ट कौन करती है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया? सोडियम और पोटेशियम। और सबसे कम दर पे अभिक्रिया कौन करती है? चांदी और, यानी करती ही नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए सक्रियता श्रेणी जब अपन ने पढ़ी है तो सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर आया था और आपका चांदी सोना सबसे नीचे आया था। अभिक्रियाशीलता का क्रम देखा था अपन ने वहां पे। नेक्स्ट, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यानी सामान्य ताप, जो नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, इस ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन धातुओं पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन की जो परत है वो चढ़ जाती, पतली परत। ऑक्साइड की ये पतली परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण यानी से सुरक्षित रखती है। यानी जब इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो इसका ऑक्सीकृत नहीं होता है, यानी बिगड़ती नहीं है धातु कुल मिलाकर। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला लोहे चूर्ण डालते हैं तब ये तेजी के साथ, आपने देखा होगा लोहार की दुकान, जब आप लोहे को गर्म करते हो तो गर्म करने पर इसका दहन नहीं तो लोहा नहीं जलता है, लेकिन लोहे का चूर्ण अगर आप भट्टी में डालोगे तो जलने लगेगा। चूर्ण को अगर डालोगे तो वो जलने लगेगा। तो अपन ने क्या देखा है, इस सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज गति से अभिक्रिया करते हैं। सबसे कम गति से ऑक्सीजन के साथ में कौन अभिक्रिया करती है? वो है चांदी सोना। इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये धातुएं ऐसी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक पतली परत बना लेती है, जिससे इसका दोबारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। और लोहे की बात करें तो लोहा ऐसे तो जलता नहीं है, लेकिन लोहे के चूर्ण को अगर आग की भट्टी में आप डालोगे तो ये जलने लग जाएगा। तो हमने अभी केवल ये देखा है कि धातुएं किस प्रकार से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, धातु का दहन कैसा हो रहा। तो बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और